नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। गुड। चलिए, तो एज पर अवर प्रॉमिस आज हम शुरू कर रहे हैं महाराष्ट्र। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड कि सर हमारा एग्जाम है तो उसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र करवा दीजिएगा। तो आज के हमारे सेशन में मैपिंग के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र के बाद में, जब महाराष्ट्र खत्म होगा तो उसके बाद में हम शुरू करेंगे बिहार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जो पुराने विद्यार्थी हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग अभी तक राजस्थान का मैपिंग कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश का मैपिंग कर चुके हैं और मध्य प्रदेश का मैपिंग कर चुके हैं। अब हम महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र के तुरंत बाद हम बिहार का सेशन शुरू करेंगे। उम्मीद है सभी साथियों ने जितना भी अब तक पढ़ा है वो उन्हें सब याद होगा। हमारी प्लानिंग है कि हम आपका इसके लिए एक टेस्ट भी रखें और आप तैयार रहिएगा कि ये टेस्ट संभव है कि आपका सैटरडे को हो जाए, है ना। तो बी केयरफुल फॉर दैट। और मैं सैटरडे को, क्योंकि संडे को ऑलरेडी अपनी 3-4 क्लास हो जाती हैं, तो सैटरडे के दिन मैं आपका एक टेस्ट प्रस्तावित रख रहा हूं। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से ये सब चीजें याद रखते हुए चलेंगे, है ना, क्योंकि इतना सारा सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूं तो उसका टेस्ट तो बनता है ना भाई। हाँ, तो मैपिंग का टेस्ट हमारा मतलब लेने का प्लान है। तो आप सभी लोग तैयार होकर के प्रॉपर तरीके से आइएगा, तब तक याद कर लीजिए, है ना। चलिए, तो अब शुरू करते हैं साथियों आज का हमारा महाराष्ट्र का सफर। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि महाराष्ट्र का सफर रहने वाला है, तो बहुत सारी बातें जो कि आपको ऑलरेडी पता होंगी और कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपको पहली बार पता चलेंगी। लेकिन हाँ, इतना श्योर है कि उसे पढ़ने के बाद इंडिया लेवल के एग्जाम्स में आपको महाराष्ट्र उसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर। चलिए, बात करूं मैं मेरे प्यारे साथियों रेफरल कोड की, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10। इसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बात करूं मेरी क्लासेस की, तो मंडे से मेरा नया बैच आ रहा है और वो जो नया बैच है वो आ रहा है यूपीएससी कैटेगरी के अंदर। और यूपीएससी कैटेगरी में करंट अफेयर्स को लेकर के बैच आ रहा है। तो आप में से कोई भी साथी अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे क्लास के अलावा उन्हें जितने भी अन्य एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उनकी भी क्लासेस मिलेंगी, और जो मेरी पुरानी क्लासेस जा चुकी हैं वो भी उन्हें प्राप्त हो जाएंगी। वो भी क्लासेस उन्हें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों एक फाउंडेशन बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है एसएससी में, तो वो भी आप लोग अगर चाहें तो हमारे रेफरल कोड से ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी में आप कोर्स लीजिए, 10% डिस्काउंट प्राप्त होता है। चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सफर हमारा महाराष्ट्र की यात्रा पर। हाँ जी, बहुत सारे विद्यार्थी इस समय बहुत एक्साइटेड हैं कि भाई उनके राज्य की चर्चा होने वाली है। तो चलिए, जैसा हम पढ़ते आए हैं उसी सीक्वेंस में हम सारी चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ भाई, और बिहार के बाद में उड़ीसा का प्रॉपर। ठीक है। चलिए, तो साथियों महाराष्ट्र अगर आप ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश के नीचे स्थित है। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सी नई बात है, मतलब आपने जो बात बताई इसमें ऐसी कौन सी बात है जो कि देखने से नहीं पता चल रही है। हमने कहा चलो, अगर पता चल रही है तो हम दूसरी तरह से बोलते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो ये विंध्या और सतपुड़ा के नीचे स्थित है। अब ठीक है, ओके सर, नीचे ऊंचा तो कुछ होता नहीं है, मैप में नीचे दिख रहा है, इसका क्या मीनिंग है? अच्छा, तो मैंने कहा चलो इसको दूसरा नाम देते हैं, ये साउथ में स्थित है। अब ठीक है, बोले हाँ, तो किसके साउथ में स्थित है? मैंने कहा विंध्या और सतपुड़ा के साउथ में स्थित है। बोले ठीक है, तो इसे हम दक्षिण भारतीय राज्य में कंसीडर कर सकते हैं क्या? आंसर है जी हाँ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सदर्न इंडिया के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो ये पहली बात, कैसा राज्य कहलाया? सदर्न इंडियन राज्य कहलाया। ठीक है ना, पहली बात। अच्छा, दूसरा सवाल पूछते हैं। सर एक बात बताइए कि सर यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा की पूरा क्षेत्र वो है जो कि एक प्रकार से भारत के उस हिस्से में है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ये उस क्षेत्र में स्थित है जो पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से नहीं, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हमने कहा कौन कौन से? एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ इंडियन ओशियन, तीसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। तो क्या इसे हम पेनिनसुलर राज्य कह सकते हैं? जी हां। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय राज्य है। कैसा राज्य है? प्रायद्वीपीय राज्य, अर्थात पेनिनसुलर स्टेट है। तो बताइए, क्या आपको यह बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अच्छा, तीसरी बात देखते हैं। जो हमें अभी तक तथ्य मालूम है उसके आधार पर अगर हम चर्चा करें
तो इस तरफ स्थित है वेस्टर्न घाट, इस तरफ स्थित है ईस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट जहां स्थित है वहां पर स्थित देश है, मतलब राज्य है। तो हम क्या इसे ये बोल सकते हैं कि ये वेस्टर्न घाट रखने वाला राज्य है? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से ये भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल राज्य है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रॉपिकल राज्य है? आंसर है जी हां, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि साहब इक्वेटर तो बहुत ऊपर से निकल गई है। जब इक्वेटर ऊपर से चली गई है तो इक्वेटर से लेकर के, सॉरी माफी चाहूंगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो बहुत ऊपर से चली गई है, तो इक्वेटर से लेकर कैंसर के बीच का जो क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल जोन में आ गया। चलिए साथियों, इतनी सारी बातें तो हमको लोकेशन से पता चली गई, ठीक है ना। प्रमोद गौरव कह रहे हैं कि सर आप 10:15 का बोल करके खुद जल्दी आ जाते हैं। हाँ यार, वो 2-4 दिन हो गया ऐसा। मंडे से वापस जो है वो 10:15 ही हुआ करेगा। मंडे तक ये क्लास 10 बजे हो रही है ना। तो हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग जो भी लोग मेरे कारण से लेट हुए, है ना। तो अच्छा, तीसरा और क्या है इसके साथियों, इसके अलावा और क्या बात याद रख सकते हैं? अब हम याद रखते हैं इसके पड़ोसियों की। तो पड़ोसियों की बात करते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, पड़ोसियों में कौन कौन कहां पर है एक बार जरा पहचानते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो साहब उत्तर की तरफ, और भी विशेष रूप से उत्तर पश्चिम की तरफ इसका पड़ोसी नंबर 1 है गुजरात। अच्छा, दूसरा, इसका उत्तर की तरफ दूसरा पड़ोसी है मध्य प्रदेश। पूर्व की तरफ पड़ोसी है छत्तीसगढ़। उत्तर दक्षिण की, सॉरी पूर्व दक्षिण की तरफ जो है वो है तेलंगाना। दक्षिण में इसके है कर्नाटका। और भाई साहब दक्षिण पश्चिम में एक छोटू सा राज्य है गोवा। इसे कंसीडर करना मत भूल जाना। दक्षिण पश्चिम में कौन है? गोवा, जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये हो गए इसके साथ साथ जुड़े हुए सारे की सारे राज्य। अच्छा, और कौन सी बात याद रख सकते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, सर का फेवरेट ये ही सही है। तो 6 राज्यों से ये सीमा साझा कर रहा है। क्या इसने कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करी? आंसर है जी नहीं, इसने कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं की है। तो 6 राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से राज्य हो गए? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ये क्या कहते हैं, कर्नाटका और गोवा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं साथियों। तो हम लोगों ने ब्लैंक मैप में इधर की तरफ देख लिया, इधर गुजरात हो गया, ऊपर की तरफ मध्य प्रदेश हो गया, इधर की तरफ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। इस प्रकार से हमने 6 राज्यों के साथ इसकी सीमाएं पढ़ ली। चलिए साथियों, अब पढ़ते हैं यहां से आगे की तरफ जिलों की यात्रा पर। जिलों की यात्रा करें, लेकिन उससे पहले आपको एक बार के लिए ये वाली चीजें याद दिखा देते हैं, दिला देते हैं। आइए देखते हैं साथियों, मध्य या महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र अपना महाराष्ट्र दिवस मनाता है 1 मई 1960 को। तो आप पहले तो ये दिवस याद कर लीजिएगा, यानी कि महाराष्ट्र का फॉर्मेशन डे क्या है? हाँ जी, सुदीप विश्वास करें, कल मेरा एग्जाम था, कॉमन मिला आपकी क्लास से। तो भैया हम हमारी क्लास में छोड़ के आ रहे हैं, सब चीज हो जा रही है। तो कोइंसिडेंस हो गया है कि अब पेपर में भी सारी चीजें मिलने लगी हैं। मेरे प्यारे साथियों, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का निर्माण हुआ, ठीक है ना। हाँ, अब एक बात बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छी बताई, और वो क्या है कि सर 1 मई तो मजदूर दिवस भी होता है। हाँ, तो ये भी सही याद रख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ यहाँ की कैपिटल जो है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? मुंबई यहाँ की कैपिटल है, ये तथ्य याद रख लीजिएगा। नागपुर जो है इसे विंटर कैपिटल कहा गया है, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, असल में ये आज की कैपिटल नहीं है, ऑरेंज कैपिटल भी लिख रहे हैं लोग। असल में नागपुर है ना, जब मैं मैप दिखाऊंगा आपको तो बिल्कुल बीच में स्थित है। यानी कि अगर आप देखेंगे साथियों, तो नागपुर की जो स्थिति है वो संपूर्ण भारत के बिल्कुल बीच में स्थित है। देखिए आप कहेंगे कि सर ये आपने तो कहा बीच में स्थित है, हम तो कहीं यहां ढूंढ रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाता हूं, आप इधर देखिए साथियों। अगर नागपुर को आप यहां पकड़ रहे हो तो तेलंगाना के जस्ट ऊपर की तरफ देखें, यहां तेलंगाना है, यहां कहीं पर मतलब इस जगह पकड़िए कि आप नागपुर है। अंग्रेजों के टाइम पर ऐसा होता था कि नागपुर जो है ना, वो बिल्कुल यो समझिए कि भारत का, पूरे मध्य भारत का केंद्र था। मतलब वो जगह था जहां से संपूर्ण भारत पर अंग्रेज नियंत्रण रख पाते थे, ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये समझिए कि ये, हाँ मतलब विद्यार्थी कह रहे हैं जीरो स्टोन था, मतलब सब कुछ यहीं से शुरू होता था। नागपुर जो है वो सेंटर ऑफ द कंट्री वंस अपॉन ए टाइम हुआ करता था। ऑफिशियली मुंबई यहाँ की कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 36 है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितनी है?
36 हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर गवर्नर तो है भगत सिंह कोश्यारी नंबर 1, जो कि कभी उत्तराखंड के सीएम हुआ करते थे, वही उत्तराखंड जहां के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, अजीत पवार डेप्यूटी सीएम है। ये तो सारी बातें हो गई। बात करते हैं यहाँ के लेजिस्लेचर की, तो ये बाई कैमरल व्यवस्था दिखाता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों ही चीजें यहाँ पर उपस्थित हैं, विधानसभा और विधान परिषद। कल शाम को हमने एक सवाल पढ़ाया था 5 बजे वाली क्लास में, जो कि फ्री स्पेशल क्लास होती है एम लक्ष्मीकांत से। बताइए कौन सा आर्टिकल है जो विधान परिषद की बात करता है? कल ही मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल पढ़ाया है, जल्दी बताइए कौन सा आर्टिकल है जो इसकी स्थापना की बात करता है? 169 है। अच्छा, कौन सा आर्टिकल है जो कि न्यूनतम संख्या बताता है कि विधान परिषद में 1/3 ही सदस्य होने चाहिए, मिनिमम 40 सदस्य होने चाहिए? वो कौन सा आर्टिकल है? 171 है ना? बहुत बढ़िया साथियों। अच्छा, इसको बनाने की परमिशन कौन देता है वैसे विधान परिषद को? विधान परिषद को बनाने की परमिशन शुरुआती तौर पर कौन देता है? शुरुआती तौर पर देता है मेरे प्यारे साथियों राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से और पार्लियामेंट आम सहमति से, है ना? तो ये चीजें हम लोगों ने कल ही आप लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 राज्य में से महाराष्ट्र एक हो गया, और महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों को भी एक बार देख लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर बाई कैमरल व्यवस्था है, तेलंगाना में बाई कैमरल व्यवस्था है, कर्नाटका में बाई कैमरल व्यवस्था है, और आंध्र प्रदेश में बाई कैमरल व्यवस्था है। द्विसदनात्मक 1 2 3 4, तो 4 दक्षिण भारतीय राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। इसके अलावा 2 बचे, यूपी और बिहार, ठीक है बेटा? इसके अलावा सारे के सारे हमने बता ही दिए, बाकी सब में यूनिकैमरल व्यवस्था है। बाई कैमरल का मतलब जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। राज्य में भी अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं। क्लियर बेटा? ये बात हमने समझ दिया। बिहार और यूपी, इसके अलावा 2 अन्य राज्य बचे, तो 4+2 हो गए। ठीक है साथियों, बात करते हैं राज्यसभा में यहां से 19 सीटें, लोकसभा में यहां से 48 सीटें प्राप्त होती हैं। एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 3rd लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। तो नंबर 1 एरिया में कौन था मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान था। नंबर 2 पर कौन था? एमपी था। नंबर 3 पर कौन हो गया? महाराष्ट्र हो गया। क्लियर है? पॉपुलेशन के हिसाब से 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो सबसे ज्यादा किसमें थी? यूपी में थी, और 2nd लार्जेस्ट किसमें हो गई? महाराष्ट्र के अंदर हो गई। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ की जो भाषा है राजकीय, वो मराठी है। ठीक बात है। यहां पर जो इंडियन जायंट स्क्विरल जो है वो यहाँ का प्रमुख मैमल है जो काउंट किया गया है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों बर्ड में यहां पर येलो फुटेड ग्रीन पिजन, यानी कि वो जो हरे रंग का, इसको हमारे यहां पर हरा कबूतर बोलते हैं। जिस राज्य से मैं बिलोंग करता हूं राजस्थान, जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूं अलवर, अलवर में भी एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सरिस्का, और वहां पर मेरे प्यारे साथियों ये हरा कबूतर पाया जाता है। मतलब उस जगह पर भी ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसे हरियल कहते हैं, हमारे यहाँ पर इसे हरियल कहते हैं। ठीक है ना? तो ये ग्रीन पिजन है, कबूतर ही होता है असल में, बस ये हरे रंग का होता है। ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक ये इंसेक्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो फ्लावर है यहां पर वो कौन सा है? जरूल का फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? जरूल का। और ट्री जो है वो यहाँ का मैंगो ट्री है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप लोगों ने ट्रीज में हाल ही में बनियन ट्री पढ़ा था। कौन से राज्य का बनियन ट्री पढ़ा था, जरा बताएंगे? हाँ भाई, बनियन ट्री कहां का पढ़ा था? एमपी का पढ़ा था। ऐसे ही आप लोगों ने अशोक का वृक्ष पढ़ा था। कौन से राज्य के लिए पढ़ा था? हाँ जी, अशोक का वृक्ष यूपी के लिए पढ़ा था। ऐसे ही व्हाइट लिली पढ़ा था। लिली, वो कौन से राज्य का पढ़ा था? पुष्प पढ़ा था लिली। एमपी का पढ़ा था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से चीजें याद कर लीजिएगा, ये काम हो गया। अब चलते हैं साथियों, 36 जिले हम बात कर चुके हैं। आएंगे, अब तैयार रहिए। सैटरडे को माइट पॉसिबल कि आपका टेस्ट होगा, बहुत ही डिटेल टेस्ट होगा, तो तैयार होके आइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, और पलाश जो है वो यूपी का हो गया, जंगल की आग कहते हैं उसको। हाँ जी, डिविजन्स की अगर हम बात करें तो साथियों अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए साथियों, हम अपने चौथे राज्य पर हैं। हम राजस्थान खत्म कर चुके हैं, यूपी खत्म कर चुके हैं, एमपी खत्म कर चुके हैं, अब महाराष्ट्र की यात्रा पर हैं, और महाराष्ट्र खत्म होते ही बिहार का नंबर आएगा, है ना? तो मतलब ये सीक्वेंस जो है हम फॉलो करते चल रहे हैं, और आप सभी का बहुत समर्थन और प्यार मिल रहा है इस चीज को, है ना? तो आप कृपया करके थोड़ा कॉपरेट करें। विशेष रूप से वो विद्यार्थी कॉपरेट करें जिनके राज्य के नंबर अभी नहीं आ रहे हैं। वो ये ना सोचें कि सर हमारा राज्य तो करा ही नहीं रहे हो।
सबके राज्य आएंगे, लेकिन एग्जाम की प्राथमिकताओं के हिसाब से, क्योंकि एमपी का एग्जाम था, महाराष्ट्र का एग्जाम है अभी, और अभी 14 तारीख को बिहार का भी एग्जाम है, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरह से कवर करते हुए चल रहे हैं। बाकी जैसा भी आप कहेंगे सारी चीजें होती चली ही जाएंगी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर हम मंडलों की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर कुल 6 डिवीजन हैं। कितने डिवीजन हैं? 6 डिवीजन हैं। यानी कि यहां पर एक प्रकार से संभाग जिसे आप कह सकते हैं वो 6 हैं। उनमें से नाम कौन कौन सा है? अमरावती संभाग, औरंगाबाद, कोंकण, नागपुर, नासिक और पुणे। अब देखिए यहां पर ना साथियों 6 तो संभाग हैं और प्रादेशिक आधार पर ये 5 भागों में बटा हुआ है। हम फिर उसकी भी चर्चा आपसे करना चाहेंगे। क्लियर है? दोबारा सुनिएगा। हाँ जी, तो विद्यार्थियों ने अपने हिसाब से सारे आंसर दे दिए हैं। मितेश ने लिख दिया है यूपी में 18 थे, एमपी में 10 हैं और महाराष्ट्र में 6 हैं। ठीक है, तो यहां पर कुल कितने हो गए मेरे प्यारे साथियों? कुल 6 संभाग हो गए। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। अब एक बार इन संभागों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा। सबसे पहली जानकारी, पहले संभाग की बात कर रहे हैं हम, विदर्भ संभाग की। अक्सर आप लोगों ने सुर्खियों में सुना होगा मेरे प्यारे साथियों विदर्भ संभाग को, ठीक है ना? अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा हम और समझाने का प्रयास करते हैं साथियों। असल में क्या है, ये क्षेत्र है और डिवीजन जो है ये अमरावती डिवीजन है। दोनों में एक बार के लिए अर्थ समझने का प्रयास करना साथियों। मैं आपको दो चीज से कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लेके चलता हूं एक और जगह पर। मैंने आपके लिए एक व्यवस्था और करी है, क्योंकि ये पढ़ते समय कई बार महाराष्ट्र में कंफ्यूजन होता है। तो पहले मैं इसको भी समझा देता हूं, फिर मैं डिवीजन पर लेके आऊंगा। ध्यान से सुनना। आपको याद है जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र था जिसका नाम मालवा क्षेत्र था, इसके अलावा बुंदेलखंड, बघेलखंड, पन्ना, है ना, सतपुड़ा, नर्मदा घाटी क्षेत्र, याद है? जो ज्योग्राफिकल डिवीजन हमने पढ़ा हुआ था, ऐसे ही यहां पर क्षेत्रीय आधार पर डिवीजन है और मेरे प्यारे साथियों को 5 भागों में बटा हुआ है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है बेटा? ये रीजन्स जो है ना, इनका कोई ऑफिशियल यूज नहीं है। मतलब ये ऐसे समझिए जैसे कि पश्चिमी राजस्थान। अब पश्चिमी राजस्थान का कोई ऑफिशियल यूज नहीं है ना, तो ऐसे समझिएगा। तो हम लोग ये बोलते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में आता है, ऐसे ही ये जो यूज में आने वाली चीज है प्रशासनिक आधार पर वो 6 हैं, उन्हें हम डिवीजन कहते हैं। ये रीजन है जो 5 हैं और वो कौन कौन से हैं देखो बेटा। नंबर 1 पर है खंडेश। यहीं से शुरू करते हैं हम सारे के सारे, आप देखते चलिए। सबसे ऊपर की तरफ हो गया खंडेश। खंडेश के बिल्कुल ईस्टर्न साइड पर हो गया विदर्भ। विदर्भ के बाद में जो इसके मतलब इन दोनों के मध्य में कहिए अगर आप बात करें तो ये हो गया मराठवाड़ा। मराठवाड़ा के साथ साथ फिर हो गया वेस्टर्न महाराष्ट्र, जो वेस्ट में हो गया। अगर महाराष्ट्र को हम इस प्रकार से बांटें तो उत्तर की तरफ तो हो गया खानदेश, फिर हो गया विदर्भ, इधर हो गया मराठवाड़ा, फिर हो गया वेस्टर्न महाराष्ट्र और एक क्षेत्र है जिसका नाम है कोंकण। ठीक है बेटा, तो ये वेस्टर्न महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है साथियों, इसे असल में मेरे प्यारे साथियों एक नाम से और जाना जाता है और वो कौन सा है? देश। ध्यान से सुनिएगा, कई बार इस वेस्टर्न महाराष्ट्र को ये है ना, मतलब देश जो शब्द है अपने हिसाब से देश का मतलब होता है कंट्री। अपने हिसाब से देश का मतलब क्या होता है? कंट्री। यहां पर देश जो है एक रीजन का नाम है ना? दोबारा से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 5 रीजन है, इसलिए मैंने एक्चुअली इसको 2 जगह से कंफर्म किया, इसलिए मैं आपको दूसरी तरफ से भी इसको लेकर के आया हूं। तो ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, कल्चरल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र को 5 भागों में बांटा जाता है ना? कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैंने इसी चक्कर में इस देश शब्द को मैंने पढ़ा तो फिर मैं खुद भी कंफ्यूज रहा, मैं देश नाम क्यों है? तो पता चला बाद में पश्चिमी महाराष्ट्र का दूसरा नाम देश है ना? ठीक है, तो कोंकण डिवीजन याद रखिएगा बेटा। पश्चिमी महाराष्ट्र जिसको हम देश नाम से जानते हैं, खंडेश, मराठवाड़ा और विदर्भ। क्लियर? तो फिर से देखते हैं, इधर देखिए बच्चों, हमने क्या कहा? सबसे पहले खंडेश, खंडेश के बाद विदर्भ, विदर्भ के बाद मराठवाड़ा। बिल्कुल हर्षित गुप्ता, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी भैया, चिंता ना करें। हाँ जी, इसके अलावा वेस्टर्न महाराष्ट्र और कोंकण, ये 5 भागों में बांट दिया। एक बार ट्राई करके देखें, क्या हमें याद हुआ? एक बार ट्राई करके देखें। चलिए, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। कहां पर ट्राई करेंगे? यहीं पर ट्राई करते हैं। चलिए बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों 5 रीजन हैं इसके, गिनाना ज्योग्राफिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर में नॉर्थ की तरफ कौन सा हो गया? खंडेश, है ना? इसको खानदेश भी कहते हैं, खंडेश भी कहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, दूसरी सबसे बात जो है मेरे प्यारे साथियों, ईस्टर्न साइड पर जब हम चल रहे थे तो विदर्भ रीजन है। कौन सा रीजन है बेटा? विदर्भ। अक्सर आपने विदर्भ रीजन के किसानों की बुरी हालत जो है वो सुनी होगी।
विदर्भ रीजन जो है वो सूखे की मार के कारण सबसे ज्यादा सुर्खियों में आता है ना। जमीन पर जो सूखा है वो आपने अक्सर सुना होगा, है ना बेटा। इसके अलावा पश्चिमी भाग के ऊपर कौन सा क्षेत्र स्थित है, मतलब हाँ चलिए पश्चिमी रहने दीजिए, पहले आप बताइए। मराठवाड़ा, विदर्भ से लगा हुआ कौन सा हो गया, मराठवाड़ा जो क्षेत्र है वो हो गया। इसके अलावा फिर इसके बाद में जो आप थोड़ा पश्चिम की तरफ चल रहे हैं तो पश्चिमी महाराष्ट्र कहिए उसे, या फिर आप उसे कहिए देश रीजन। कौन सा रीजन हो गया, देश रीजन। और जो पांचवा है वो कौन सा हो गया बेटा, कोंकण तट वाला रीजन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पॉलिटिकली नहीं अपितु ये समझिए रिलीजियस वो मतलब क्षेत्रीय आधार पर, लोगों की मांग के आधार पर इसे 5 क्षेत्रों के अंदर बांटा गया है। क्लियर हो गया। चलिए तो इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है। किस चीज से, अब देखिए फिर से आता हूं। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि डिवीजन तो 6 हैं, ठीक है बेटा, डिवीजन तो 6 हैं और क्षेत्र 5 हैं। तो इधर देखिए फिर से, ये तो डिवीजन हुआ, अमरावती डिवीजन। कौन कौन से डिवीजन है यहां पर, देखो बेटा, सबसे पहले दिखाया हमने अमरावती डिवीजन, 6 डिवीजन, अमरावती, औरंगाबाद, कोंकण, नागपुर, नासिक और पुणे, ये तो डिवीजन के नाम हुए, है ना। ये प्रशासनिक रूप से किए गए कार्य होते हैं, जहां पर डिविजनल कमिश्नर बैठता होगा, है ना, या फिर क्या कहते हैं संभागीय आयुक्त जिसे आप कहते हैं वो बैठता होगा, है ना। तो एक प्रकार से मतलब डिविजनल कमिश्नर जो पद है प्रशासनिक आधार पर यहां पर बिठाया जाने वाला पद है, ठीक है। ये किस तरफ पड़ रहा है, तो विदर्भ वाले क्षेत्र में पड़ रहा है, अमरावती वाला, ठीक है। औरंगाबाद जो पड़ रहा है ये मराठवाड़ा वाले क्षेत्र में पड़ रहा है। कोंकण डिवीजन कोंकण रीजन कहलाता है। नागपुर विदर्भ के अंदर ही कंसीडर किया जाता है, नासिक खानदेश में किया जाता है और पुणे जो है वो पश्चिम में कंसीडर किया जाता है। क्लियर। तो विदर्भ में हमारे पास 2 क्षेत्र हो गए, एक हो गया अमरावती और एक हो गया नागपुर। तो अमरावती और नागपुर जो है, ये रहा अमरावती और ये रहा नागपुर, ये दोनों की दोनों जो रीजन है ये विदर्भ के अंदर कंसीडर हो गए। क्लियर बेटा। इसके अलावा जो हमने यहां पर देखा मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा की पूरा क्षेत्र जिसे आप मराठवाड़ा कह रहे हैं ये औरंगाबाद के अंदर आ रहा है, औरंगाबाद डिवीजन में आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये औरंगाबाद डिवीजन जो है ये मराठवाड़ा क्षेत्र का हिस्सा है, मराठवाड़ा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, हमने 2 चीजें आपके सामने रखी हैं, एक रीजन और एक डिवीजन, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक सरकारी कार्य है और एक पॉलिटिकल कार्य है, जनता के द्वारा किया गया कार्य है। क्लियर है। तो जो सरकारी कार्य है उसमें औरंगाबाद डिवीजन की बात की गई है। ये वाला जो क्षेत्र है जिसे हमने देश कहा है या फिर आपने जिसे पश्चिमी महाराष्ट्र कहा है, उसमें पुणे डिवीजन एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। इसी के साथ साथ एक डिवीजन जो है आपके सामने वो नासिक डिवीजन है, ये रहा नासिक डिवीजन। तो हमने ये सारी की सारी बातें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता दी, नासिक डिवीजन। और फिर जो है एक है कोंकण डिवीजन जिसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई के अंदर है, ठीक है। तो एक बार थम्स अप करिए, क्या आप लोगों को ये सारे डिवीजन याद रह गए होंगे क्या? एक बार ट्राई करके देखें कितना कुछ याद रहा, एक बार ट्राई कर लेते हैं और फिर हम एक बार चेक करते हैं, है ना, कौन कौन से डिवीजन हुए, कौन कौन से प्रदेश हुए। चलिए सबसे पहले डिवीजन का नाम हम अपने शुरू कर रहे हैं पूर्व से बताना शुरू करें। सबसे पहले डिवीजन का नाम बताइए पूर्व से, उसका नाम हुआ सबसे पहले नागपुर डिवीजन, ठीक है बेटा। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं डिवीजन की। नंबर दूसरा, पूर्व से ही आप पश्चिम की तरफ यात्रा पर निकले हुए हैं, कौन सा आया बेटा, अमरावती डिवीजन। कौन सा आया, अमरावती डिवीजन। अच्छा, फिर और इस तरफ चलते चले गए तो अमरावती डिवीजन के बाद तीसरा डिवीजन कौन सा आया, औरंगाबाद आया बेटा। कौन सा आया, औरंगाबाद आया। फिर हम थोड़ा नीचे की तरफ आए तो वहां पर पश्चिमी महाराष्ट्र वाला कौन सा आया बेटा, पुणे डिवीजन आया, है ना। इसके बाद में हम बिल्कुल तट पर पहुंच गए तो तट पर कौन सा आया बेटा, कोंकण डिवीजन आया, कोंकण डिवीजन जिसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई के अंदर है, ठीक है। अच्छा, और एक नॉर्थ की तरफ जो ऊपर की तरफ पहुंचा था उसका नाम क्या था बेटा, नासिक डिवीजन। कौन सा था, नासिक डिवीजन, ठीक है। ये थे डिवीजन। अब हम इनको रीजन से कंफर्म कर लेते हैं, रीजन कौन कौन से हुए। देखो बेटा, सबसे पहले नागपुर और अमरावती, ये दोनों कौन सी डिवीजन में कंसीडर किए गए बताइएगा। ये दोनों किसमें कंसीडर किए गए, विदर्भ रीजन के अंदर। किसमें कंसीडर किए गए, विदर्भ रीजन के अंदर। औरंगाबाद किसमें आया बेटा, मराठवाड़ा के अंदर आया। किसमें आया, मराठवाड़ा के अंदर आया। पुणे किसमें आया मेरे प्यारे साथियों, देश में आया, देश कहिए या वेस्टर्न महाराष्ट्र कहिए, उसमें आया, है ना बेटा। अच्छा, इसके अलावा कोंकण किसमें आया,
कोंकण जो है वो कोंकण रीजन में ही आया, है ना। और इसके बाद में बच गया हमारा नासिक। बताइए नासिक कौन से क्षेत्र में आया, तो इसका नाम हो गया खानदेश में आया। बताइए एक बार थम्स अप करिए, क्या आपको रीजन वीजन सब याद हो गए, रीजन डिवीजन। देखिए जहां जहां की जो भी विशेषताएं हैं हमने उस तरह से इसे याद कर लिया है। क्लियर बेटा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबने बहुत अच्छे से याद कर लिया, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 36 राज्य हो गए, ठीक है। हाँ जी, तो इधर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 नवंबर, हमने अक्सर एक चीज याद रखी हो आपने, 1956 सबने याद किया हुआ है। क्यों? 1956 में 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो भाई साहब जो आपने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा हुआ है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, तो एसआरसी जिसे आप कहते हैं, उसके तहत मेरे प्यारे साथियों पुनर्गठन जो हुआ था वो 1956 में ही हुआ था। बना था उसकी वजह से बॉम्बे स्टेट, आपको याद हो तो हमने आपको बताया था 14 राज्य बने थे और 6 मेरे प्यारे साथियों यूनियन टेरिटरी बने थे, याद है ना। अच्छा, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनकर के आए थे इससे। तो मेरे प्यारे साथियों जो 1956 है उसमें बना हुआ बॉम्बे स्टेट फर्दर भाषा के आधार पर 1 मई 1960 को पुनः विभाजित हुआ। और जब पुनः विभाजित हुआ तो उसके आधार पर जो मराठी बोलने वाले लोग थे उनका राज्य बना महाराष्ट्र, और मेरे प्यारे साथियों गुजराती बोलने वाले जो राज्य लोग थे उनका राज्य बना गुजरात, ठीक है ना। तो बॉम्बे राज्य था 14 वाले क्षेत्र के अंदर, है ना, 14 राज्य और 6 यूटी जब हम बोलते हैं तो इसमें से क्या हुआ था, एक राज्य था बॉम्बे राज्य, वो विभक्त हुआ 1960 के अंदर भाषा के आधार पर, मराठी स्पीकिंग के लिए महाराष्ट्र हो गया, और मेरे प्यारे साथियों जो गुजराती स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए गुजरात हो गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक तो हमें कोई भी इशू नहीं होने चाहिए। चलिए इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो दूसरी बात सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर हम बात करें तो क्षेत्र के आधार पर हमें ऑलरेडी मालूम है कि महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। ये लोग हम अच्छे से बात कर चुके हैं। किस किस से इसकी सीमाएं साझा होती हैं ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दक्षिण में कर्नाटक और गोवा, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना, पूर्व में छत्तीसगढ़, साथ में गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम के अंदर भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नागर हवेली और दमन दीव से इसके बॉर्डर लगते हैं। महाराष्ट्र भारत के पश्चिम प्रायद्वीपीय क्षेत्र में से एक राज्य है जो दक्कन के पठार के एक बड़े हिस्से पर विस्तृत है। हम इस बात को समझा चुके हैं, ठीक है ना। 36 जिले हैं ये मैं बता चुका हूं। अच्छा, 36 जिलों के साथ साथ ये सारी बातें आपको मैंने ऑलरेडी बता चुकी हैं, ठीक है ना बेटा। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मराठी परिभाषा है ये हम क्लियर कर चुके हैं। गोदावरी कृष्णा प्रमुख नदियां हैं, हम तो इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां अभी पढ़ने वाले हैं। यहां पर जो अरब सागर से लगने वाला बॉर्डर है वो 720 किलोमीटर लंबा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दक्कन प्लेट्यू है, कोंकण तट है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो ये प्रमुख चीजें जो हैं अक्सर हमारी यहां पर खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, एक चीज हम जो यहां पर याद कर सकते हैं वो क्या है, एक बार के लिए देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। जो वेस्टर्न घाट पर्वत है इसे हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इस सह्याद्री का जो महाराष्ट्र में सबसे ऊंचा चोटी है वो नासिक शहर की एक चोटी है जिसका नाम कलसूबाई है। क्या नाम है इसका? कलसूबाई। महाराष्ट्र में सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है, इसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये पहाड़ियां 50 से 80 किलोमीटर तक चौड़ी हैं, प्लेट्यू सदृश संरचना बनाती हैं, 17% क्षेत्र घेरती हैं। कृष्णा, भीमा, गोदावरी, तापी, पूर्णा, वर्धा और वैनगंगा प्रमुख नदियां, सारी नदियां आ जाएंगी, अभी चिंता मत करिए। हाँ जी, रीजन के अंदर मैंने डिवीजन आपको दिखा ही दिया है, चेक करवा ही लिया है, ये वाला पार्ट हो ही गया है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप लोग यहां तक पूरी तरह पढ़ चुके हैं या नहीं। एक बार रिवीजन करते हैं पूरा की पूरा। हाँ भाई, हाफ महाराष्ट्र डन। हाफ महाराष्ट्र के अंदर एक बार के लिए हम अपनी सारी चीजें जल्दी से, हाफ महाराष्ट्र डन, ठीक है। और सारी की सारी बातें, अब कौन सी बातें रही? हमारा जो सेकंड पार्ट बचा उसमें क्या क्या आने वाला है? रिवर आने वाले हैं, नेशनल पार्क आने वाले हैं, बायोस्फीयर रिजर्व अगर होगा तो वो आएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज आएंगी और मिनरल्स एंड माइंस आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो एक बार मेरे प्यारे साथियों महाराष्ट्र के आधे हिस्से की बात करते हैं, जो बातें हम लोगों ने अब तक के अंदर सीखी हैं, ठीक है ना। हाँ जी, इधर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं। बताइए बच्चों, हाँ भाई, महाराष्ट्र की स्थापना किस दिन हुई? दिवस के आधार पर ही शुरू करते हैं, जल्दी से बताइएगा।
हाँ जी, 1 मई 1960 को हुई थी। ठीक है बेटा। वास्तविकता में महाराष्ट्र बनने से पूर्व ये कौन सा राज्य हुआ करता था? तो इसका नाम है बॉम्बे राज्य। बॉम्बे राज्य हुआ करता था। बॉम्बे राज्य कब बना था? 1956 में बना था। डिवीजन कब हुआ गुजरात और महाराष्ट्र में? 1960 के दौरान हुआ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी बात याद रखनी है? हाँ भाई, इसके अलावा बात करते हैं स्टेट के अंदर बाई कैमरल व्यवस्था की, द्विसदनात्मक व्यवस्था की। यहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। 36 जिले हैं। हाँ भाई, 6 संभाग हैं, 5 रीजन हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है। चलिए बताइए, इसका कितना राज्य, इसका कितना तट जो है वो अरब सागर पर स्थित है? कितने किलोमीटर का क्षेत्र है जो तटवर्ती है? 720 किलोमीटर का क्षेत्र तटवर्ती है। अच्छा, एक बात बताइए, यहां पर वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम क्या है बेटा? कौन सी बाई जी हैं जो हमारे यहां पर स्थित हैं? कलसुबाई। कलसुबाई जो है वो यहां पर सबसे ऊंची चोटी के अंदर कंसीडर की जाती है। कौन से राज्य, कौन सी जगह पर है बेटा? नासिक वाले क्षेत्र के अंदर है। 5 रीजन थे बेटा, यहां पर 5 रीजन थे महाराष्ट्र के अंदर। सबसे राइट मोस्ट कॉर्नर पर यानी ईस्टर्न छात्र पर जो दिखाई दिया वो विदर्भ था। विदर्भ से हम भीतर की तरफ चलने लगे तो हम लोगों को जो सबसे पहला क्षेत्र दिखाई दिया उसका नाम बताइए क्या था? विदर्भ से भीतर की तरफ घुसे तो मराठवाड़ा दिखाई दिया। मराठवाड़ा से अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं तो देश दिखाई दिया। ऊपर की तरफ खानदेश दिखाई दिया, और खानदेश से लेफ्ट में यानी कि वेस्ट में अगर हम चलते हैं तो हमें क्या दिखाई दिया? कोंकण दिखाई दिया। तो ये हमने 5 क्षेत्र आप लोगों को यहां पर पढ़ाए हुए थे। अगर हम राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्यों से इसकी सीमाएं साझा होती हैं, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में जो राज्य स्थित है, बोलते चलिए कौन सा हुआ? गुजरात। अब लगते हुए बॉर्डर बोलते चलिएगा। गुजरात से आगे की तरफ यानी ईस्ट की तरफ चलिए, मतलब मैं यो क्लॉकवाइज चलने की बात कर रहा हूं, यो, है ना? बताते चलो। यहां पर क्या हो गया? गुजरात हो गया। गुजरात के बाद बोलिए, कमेंट आने बंद हो गए। हाँ बिल्कुल सही। गुजरात के बाद हो गया एमपी। एमपी से यहां पर लगा हुआ क्या हो गया बेटा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से इधर की तरफ लगा हुआ कौन हो गया बेटा? तेलंगाना। तेलंगाना से इधर की तरफ लगा हुआ कौन हो गया? कर्नाटका। और यहां पर कॉर्नर पर बैठा हुआ कौन हो गया? गोवा। क्या हो गया? गोवा हो गया, है ना? अच्छा, इधर की तरफ ये यूटी और बता रहा है कौन कौन सी? दमन दीव दादर नागर हवेली, जो कि अब एक ही हो चुकी है, पहले अलग अलग हुआ करती थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा बताइएगा, यहाँ का स्टेट बर्ड कौन सा है? यहाँ का स्टेट बर्ड कौन सा है? स्टेट बर्ड कैसा कबूतर है? हाँ भाई, हाँ, हरा कबूतर है। हरा कबूतर यहाँ का स्टेट बर्ड है। ठीक है। यहाँ पर किस चीज को फल, मतलब कौन सा फल है जिसको स्टेट मतलब वृक्ष माना गया है? आम का वृक्ष, यानी कि मैंगो जो है इसको आम वृक्ष माना गया है। कौन सी भाषा यहाँ की राज्य भाषा है? कौन सी भाषा यहाँ की राज्य भाषा है? मेरे प्यारे साथियों, मराठी यहाँ की राज्य भाषा है। ठीक है ना? तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा चीजें हुई जो हम लोगों ने अब तक पढ़ ली हैं, है ना? तो उम्मीद है सभी साथियों को यहां तक की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जैसा मुझे लगता है। ठीक है बेटा, चलिए बात की जाए क्लाइमेट की, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर, हाँ, और जायंट स्क्विरल जो है वो आपने यहाँ पर उसके रूप में पढ़ लिया है, जीव के रूप में, एनिमल के रूप में पढ़ लिया है। ठीक है। अब हम चलते हैं फिजिकल मैप की तरफ। फिजिकल मैप में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है रिवर्स के बारे में चर्चा करना। जैसे हम लोगों ने अभी तक मेरे प्यारे साथियों यहाँ के क्षेत्र पढ़े थे, ऐसे ही यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों हम 5 नदी बेसिन पढ़ने वाले हैं। और ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 5 नदी बेसिन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से हैं? हाँ जी, पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड हो गया और एरिया के हिसाब से थर्ड हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, याद कर लीजिएगा। देखो बेटा, ये रहा सबसे ऊपर नर्मदा बेसिन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो गया? नर्मदा। मैंने आपसे कहा भी था, अगर आपको याद हो, कि नर्मदा दिखती नहीं है कि महाराष्ट्र से जा रही है, लेकिन अड़ते हुए निकलती है और उसका बेसिन यहीं पर है। ठीक है। महाराष्ट्र के कुल क्षेत्र का 0.5% क्षेत्र नर्मदा में जा रहा है। ठीक है। नर्मदा के जस्ट नीचे कौन सी नदी थी बेटा? तापी नदी थी। तो फिर तापी नदी बेसिन, ये कौन सा बेसिन हो गया? तापी रिवर बेसिन हो गया। तापी रिवर बेसिन के दक्षिण में कौन सा बेसिन हो गया बेटा? गोदावरी बेसिन हो गया। कौन सा? गोदावरी बेसिन हो गया। ठीक है ना? हाँ जी। इसके बाद में एक बालक है, हालांकि मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता, है ना? वो मतलब जो कहते हैं इनोसेंट बच्चा जो होता है, वैसे कह रहा आप मुझे इग्नोर करते हैं। हाँ बेटा करता हूं, जाओ ना, चले जाओ यार। मेरी क्लास में ऑलरेडी क्या है ना, बहुत सारे बच्चे सीरियसली पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे इग्नोर करने में मजा आता है। तुम्हें गजब आदमी हो यार, क्रिएचर हो एक नंबर के। पढ़ने आए हो कि मुझसे मतलब अटेंशन पाने आए हो?
पढ़ लो यार, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए आए हो तुम, अगर मैं तुम्हारी बातें सुन रहा होता तो ना आते, है ना। हाँ जी। तो नर्मदा हो गया, तापी हो गया, फिर क्या हो गया, गोदावरी हो गया। गोदावरी को साउथ की गंगा भी आप कहते हैं। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों कृष्णा हो गया, ठीक है ना। और मेरे प्यारे साथियों इसके बाद में यहां पर ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो वेस्ट का मतलब, अब आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन सी रिवर अभी फिलहाल के लिए है, पहले बेसिन याद करिए। अब बेसिन का मतलब समझिएगा, मैं आपको बताता हूं बेसिन का मतलब क्या होता है बेटा। बेसिन का मतलब होता है कि इस नदी ने अपना पानी कहां से प्राप्त किया। हाँ भाई, यहां से सुनना, बेसी का मतलब क्या होता है, अगर नदी है तो यहां पर इसने कहां से पानी प्राप्त किया, इस बात को बेसिन में कंसीडर किया जाता है। क्लियर हो गई। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूं, बेसिन का मीनिंग क्या है। बेसिन मतलब हुआ कि नर्मदा नदी में पानी क्या महाराष्ट्र का जाता है, आंसर है जी हां। तो ऐसी स्थिति में नर्मदा जल बंटवारे को लेकर के कभी लड़ाइयां हो तो महाराष्ट्र पानी मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। अच्छा, तापी नदी जल बंटवारे को लेकर कभी लड़ाइयां हो तो क्या तापी नदी में पानी महाराष्ट्र से जाता है, बिल्कुल जाता है, ठीक है। तो फिर बोले अच्छा तापी नदी से पानी जाता है तो पानी मांगने के लिए महाराष्ट्र लड़ाई लड़ सकता है, आओ लड़ लेगा। इसके बाद गोदावरी नदी को लेकर के लड़ाइयां अगर राज्यों के बीच में हो तो क्या महाराष्ट्र लड़ेगा, बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेगा। तो बोले अच्छा फिर ऐसे ही कृष्णा नदी को लेकर, भाई साहब बिल्कुल लड़ेगा। उम्मीद है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि इस नदी में जब पानी यहां का है तो ये पानी क्यों ना मांगे, सिंपल सी बात है ना भाई। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अप्पू सिंह वाला आओ ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर मेरे प्यारे साथियों रिवर बेसिन्स का सब डिवीजन है, लेकिन वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा रीजनल हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं गोदावरी नदी के अंदर गोते लगाने के लिए। आइए मेरे प्यारे साथियों, बात की जाए तो गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी बड़ी नदी है, ठीक है ना। अरे दद्दा बहुत सही। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से निकलती है। कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नामक जो स्थान है वहां से निकलती है। ये महाराष्ट्र में 48.6% समय बहती है, तेलंगाना में 18.8%, आंध्र प्रदेश में 4.5%, छत्तीसगढ़ में 10%, उड़ीसा में 5.7%। भैया मतलब कितने राज्यों की सहायक नदी बनकर के बह रही हो, हैं। महाराष्ट्र से निकली हैं आप, इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्या याद रह जाएंगे हमको, एक बार थम्स अप करके बता दो, क्या हमें याद रह जाएंगे। बिल्कुल याद रह जाएंगे, याद होगा है ना। कितने राज्य हुए बेटा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, 1 2 3। देखो ये तो पड़ोसी हैं ही इसके, बिल्कुल। और आंध्र प्रदेश, और ये भी छत्तीसगढ़ भी पड़ोसी ही है इसका। छत्तीसगढ़ के बाद रहा बहा जो है वो उड़ीसा है। तो असल में ये सब इनका बेसिन वाला क्षेत्र है ना। कुल 1465 किलोमीटर बहती है और ये नदी सहायक नदियों का एक व्यापक नेटवर्क बना करके बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में मजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, ये हमने हालांकि जब आपको इंडिया की नदियां पढ़ाई थी तब भी आपको बताई थी, ठीक है ना। तो वर्धा रिवर, वेनगंगा, इंद्रावती। इंद्रावती से तो कुछ ज्यादा ही हमारा लगाव है, हमने तो इंद्रावती का दूसरा नाम भी याद रखाया हुआ है। कौन सा नाम है इसका, विकास ने तुरंत याद रखा हुआ है, उदंती गुरुजी, उदंती। हाँ, क्योंकि इंद्राणी जो है इन्होंने इन्हें श्राप दिया हुआ था कि भैया तुम मिल नहीं पाओगे इंद्र से, है ना। तो हमने यह आपको बताया हुआ था, दो प्रकार की गंगाएं थी यदि याद हो तो, पेन गंगा और वेन गंगा, है ना। तो पेन गंगा, वेन गंगा हमको याद ऑलरेडी है, और वर्धा भी है, ठीक है ना। तो पूर्णा मंजरा, पेन गंगा, वेन गंगा, वंद्रा, इंद्रावती, कोलाब, ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। प्रवरा, पूर्णा, मंजरा देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। हाँ, तो उम्मीद है ये सभी साथियों को नाम याद रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे तो मैं पूछूंगा तो ये सब याद आ ही जाएंगे, कोई लोड की बात नहीं है। अगर बात की जाए ट्रिब्यूटरीज को देखने की, तो भाई साहब जो प्रवरा है वो राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है, मानेर जो है वो राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है। तो केवल आप प्रवरा को फिलहाल के लिए याद करिए, है ना। मंजीरा को याद करिए, मंजीरा राइट हैंड साइड है। तो प्रवरा और मंजीरा, पीएम साहब जो हैं वो इसके राइट हैंड साइड से मिल रहे हैं, किसके, गोदावरी नदी के। क्योंकि गोदावरी इंडिया लेवल की इंपॉर्टेंट नदी है इसलिए इसे याद रखना होगा। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आवाज जो है वो मिसमैच हो रही है। अच्छा, तो एक बार के लिए हम रिफ्रेश ही कर दें, पोल कराएं से, इससे अच्छा थोड़ा होल्ड रखिए, हम भी सांस ले लेंगे इतने। हाँ जी, तो भाई साहब फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा हूं। हाँ, तो इधर सुनिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हो गया प्रवरा,
फिर मंजरा, पीएम साहब यानी कि प्रवार मंजरा, ये कौन से हैं, राइट हैंड साइड से आए हैं मिलने के लिए, ठीक है। इसके बाद पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सवारी, ये प्रमुख नदियां हैं जो इसके अंदर आकर के कहां से मिल रही हैं, लेफ्ट से मिल रही हैं। तो ट्रिब्यूटरी हालांकि हमने पहले भी याद की हुई है, फिलहाल के लिए चलने दो, काम चला लेंगे। फिर आते हैं कृष्णा नदी के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, कृष्णा गोदावरी, गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र के बाद में जो सबसे बड़ी नदी इंडिया की कंसीडर की गई है जल प्रवाह और नदी बेसिन को लेकर के, उसका नाम कृष्णा ही है, ठीक है ना। अच्छा, नदी बेसिन के आधार पर यह चौथी सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम स्थल भी महाराष्ट्र में ही है। और कहां से है, महाबलेश्वर से है। उसका कहां से हुआ, त्रयंबकेश्वर से था। इसका कहां से था, त्रयंबकेश्वर से था। इसका कहां से है, महाबलेश्वर से है। केश्वर केश्वर दोनों के पीछे लगा हुआ है, बढ़िया सी राइमिंग हो गई है। एक है केश्वर महाबलेश्वर, एक है त्रयंबकेश्वर, है ना। ठीक है, तो यहां से इसका ओरिजिन है, 1288 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है साथियों। इसके साथ में इस नदी का एक नाम और है और वो है कृष्णवेणी। इस नदी को कृष्णवेणी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कृष्णावेणी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए सिंचाई के रूप में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। महाराष्ट्र, कर्नाटक साउथ में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। किस किस को छोड़ दिया, जिसको गोदावरी ने टच किया था इसने छोड़ दिया। वो कौन से दो राज्य हैं, जल्दी से बताइएगा, कौन कौन से वो दो राज्य हैं। जी हाँ, एक छत्तीसगढ़ है, एक उड़ीसा है, जिसको गोदावरी ने टच किया था, कृष्णा ने छोड़ दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी साथियों घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियां हैं। यहां पर इनकी सहायक नदियों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन चूंकि हम इंडिया की रिवर अलग स्पेशल क्लास में पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहां पर उनका अटेंशन नहीं दे रहे हैं। यदि आप में से कोई भी साथी हमारी रिवर्स जो हमने पहले पढ़ाई हुई हैं उन्हें देखना चाहता है, तो इसी स्पेशल क्लास के साथ में आप हमारी प्रोफाइल के साथ स्पेशल क्लास में जाइए। बाकायदा हेडिंग के साथ में हमने इंडिया की सारी रिवर्स, इंडिया के सारे माउंटेन्स, सारी चीजें सेपरेटली कराई हुई हैं। तो अभी जो फिलहाल करवाया जा रहा है, ये स्टेट की प्रमुख रिवर्स पढ़ाई जा रही हैं। हम इंडिया लेवल के सारी रिवर्स की सब चीज पढ़ाई हुई है, मतलब क्लास में। इसलिए जो नए साथी जुड़े भी हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि कृपया करके पुरानी स्पेशल क्लास देख लीजिए, यहीं पर दिख जाएंगी आपको। मेरा नाम ढूंढिए, अंकित अवस्थी प्रोफाइल ढूंढिए, उसके नीचे स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, उसमें पीछे चलते चलिए। मुश्किल से महीने भर पहले कराई है ना। फिर है मेरे प्यारे साथियों तापी रिवर। कल ही इसके बारे में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है ना। मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिनली मेरे प्यारे साथियों निकलना हुआ था, मुल्ताई क्षेत्र से निकलना शुरू हुआ था, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यदि याद हो तो कल ही हमने पढ़ा है। मुल्ताई वन रिजर्व से निकलना इसका शुरू हुआ था बेटा, है ना। फिर ये यहां से निकल करके महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, विदर्भ और खानदेश क्षेत्र में से बहती हुई ये गुजरात में बहती हुई सूरत के पास जाकर के गिर जाती है, ठीक है ना। कल ही हमने आपको बताया था इसके बारे में, तो मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। खानदेश, विदर्भ, ये सब आपके दिमाग में अच्छे से चल रहे होंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद है भीमा। भीमा नदी जो कि एक सहायक नदी है, ठीक है ना। इसे आल्सो चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये नदी एक प्रमुख नदियों में कंसीडर की जाती है। हाँ जी, ये कहां से निकल रही है, तो ये भीमकेश्वर प्लेट्यू से निकल रही है और ये किस नदी में मिलती है, तो कृष्णा नदी के अंदर मिलती है। तो भीमा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है, बस इसे इतना ही याद रखिएगा। एक नदी और है जिसका नाम है वर्धा नदी। हाँ, वेणगंगा और याद कर लेंगे, हमारी टीम ने वैसे भी ज्यादा नदियां नहीं दी हैं, है ना। ये कहां से निकल रही है, सतपुड़ा रेंज में से, खैरवानी विलेज से निकल रही है, मुल्ताई तहसील से। तो मुल्ताई याद कर लो, बाकी काम चला लेंगे। मुल्ताई, बैतूल ये याद कर लो, क्योंकि वर्धा जहां से तापी निकल रही है वहीं से वर्धा निकल रही है। कहां से निकल रही है, तो वर्धा जो है यहीं से मुल्ताई नामक स्थान से निकल रही है, जहां से तापी निकली थी। क्लियर बेटा। अच्छा, इसके बाद में जाकर के ये मिल किस में जा रही है, तो आगे चलते चलते हैं, तो ये विदर्भ रीजन की प्रमुख नदी है ना। ये वर्धा जो है ये वेनगंगा में मिलती है और जो वेनगंगा है फाइनली जाकर के किस में मिलती है मेरे प्यारे साथियों, गोदावरी के अंदर मिलती है, ठीक है ना। तो ये याद कर सकते हैं कि ये वेनगंगा रिवर के अंदर मिलती है, चपराला के अंदर, जो कि गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है, और उसके बाद प्राणहिता नदी का निर्माण करती है। यानी कि एक प्रकार से ये कहा जाए कि एक तरफ से नदी आ रही है वर्धा और दूसरी तरफ से आ रही है वेनगंगा। वर्धा और वेनगंगा आपस में मिलकर के जिसका नाम निर्माण करती हैं उसका नाम है प्राणहिता, और ये प्राणहिता नदी जाकर के किसमें मिल जाती है, गोदावरी में।
तो हमने अगर प्रमुख रिवर की बात करी तो उसका नाम गोदावरी है। उस प्रमुख रिवर में जैसे मैंने सहायक नदियों में आपके सामने अभी कृष्णा की एक सहायक नदी भीमा की बात करी, जैसे हमने अभी भीमा की बात करी, ऐसे ही गोदावरी की एक सहायक नदी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है वर्धा। ये वर्धा नदी किससे मिल रही है मेरे प्यारे साथियों? वेणगंगा से मिल रही है, और मिलकर के क्या निर्माण कर रही है? प्राणहिता का निर्माण कर रही है। और फाइनली किस में गिर रही है? गोदावरी में गिर रही है। हाँ जी, भीमा कहां से निकली थी बेटा? जल्दी से बताना। वर्धा तो मुझे याद रह जाएगा, मुल्ताई के क्षेत्र से निकली थी। बताना बेटा ये कहां से निकली थी? भीमा नदी कहां से निकली थी? हाँ जी, भीमा नदी कहां से निकली थी? भीमकेश्वर से। इनमें भी ईश्वर लगे हुए हैं, है ना? तो जैसे आप लोगों ने अभी तक याद किया हुआ है, तो मेरे प्यारे साथियों यहां से आप इसे याद कर सकते हैं, है ना? ये इसी को, इसका एक नाम और है और उसका नाम क्या है? चंद्रभागा नदी कहते हैं इसे, है ना? तो ये भीम शंकर प्लेट्यू से निकल करके आई हुई है महाराष्ट्र के अंदर। तो असल में क्या है, जो त्रयंबकेश्वर प्लेट्यू, महाबलेश्वर, ये सारे के सारे शिव जी के प्रमुख मंदिर हैं। तो यहां पर भीमा शंकर ही याद लगा दिया इन्होंने, भीमा शंकर वेस्टर्न घाट से निकला हुआ है। तो आप इसे ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। भीमा क्लियर हो गई, वर्धा क्लियर हो गई, प्राणहिता और ये क्लियर हो गई। आखिरी नदी और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है वेनगंगा। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्राणहिता बनने से पहले वर्धा नदी किससे मिली थी? वेनगंगा से मिली थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को वेनगंगा पढ़ा रहा हूं। वेनगंगा मेरे प्यारे साथियों ये महादेव पहाड़ियों से निकल रही है। यदि याद हो तो अपन ने MMS 3 पहाड़ियां पढ़ी हैं, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा। ये महादेव पहाड़ियों से निकल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, है ना? ये गोदावरी की सहायक नदी है और ये गोदावरी के अंदर मिलने से पहले वर्धा नदी से मिलती है और अपने आप का नया नाम प्राणहिता रखती है। अरे सब याद हो गया है आपको? रुक जाइए, मैं मुझे भी मालूम है जितने देर तक आप याद रख पाएंगे। डोंट वरी, कल सारा की सारा रिवाइज कराऊंगा, चिंता मत करिए। लेकिन वन गो में हम यहीं तक रुकने वाले हैं, बस नदियों का आखिरी है, ठीक है? और ये गोदावरी में मिलने वाली है। क्लियर है? चलिए, तो अब आपको जो याद नहीं है मैं सारा की सारा इलाज कर दूंगा, आप बस मुझे बताते चलिए, है ना? चलिए, लीजिए, मैंने अब यहीं पर पॉज करना था, आप मुझे रिवाइज करवा दीजिए। सारी की सारी बातें करता चल रहा हूं, यहीं से चलते हैं और रिवाइज करना शुरू करते हैं। बताइए बेटा, हम बात कर रहे हैं प्राणहिता नदी की। किसकी बात करते हैं? प्राणहिता नदी की। प्राणहिता सहायक नदी है गोदावरी की। बोलिए किसकी है? गोदावरी की। गोदावरी में मिलने से पहले प्राणहिता दो नदियों से मिलकर के बनी थी। कौन कौन सी नदियां थी बेटा? वर्धा थी, और दूसरी कौन सी नदी थी बेटा? वेनगंगा थी। कौन सी थी बेटा? वेनगंगा। बेटा वर्धा कहां से निकली थी? जहां से तापी निकलती है। तापी जहां से निकलती है उस जगह का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। वर्धा कहां से निकली थी बेटा? मुल्ताई, मुल्ताई की पहाड़ियों से। वेनगंगा कहां से निकली थी? MP के अंदर। कौन से निकली थी? MMS में। M का मतलब महादेव पर्वत से निकली थी। कहां से निकली थी? महादेव से। महाराष्ट्र में शिव जी का बहुत प्रभाव है, यूं समझ के याद करिए। महाराष्ट्र में महादेव जी का बहुत प्रभाव है, इससे याद रह जाएंगी चीजें। तो इसी कारण से वहां की मेजर पार्टी का नाम शिवसेना है, त्रयंबकेश्वर है, महाबलेश्वर है। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों भीमा शंकर है। तो आपको चीजें याद रखने में आसानी होंगी। क्लियर है? तो आप देखिए, महादेव से वेणगंगा निकली। अब चीजें रिलेट कर पा रहे हैं? चीजें रिलेट कर पा रहे हैं आप? दूसरी नदी है मेरे प्यारे साथियों भीमा, जिसे भीम कृष्णा नदी भी कहते हैं, जिसे भीम कृष्णा नदी भी कहते हैं। ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी भीम कृष्णा निकल कहां से रही है? भीम शंकरा से निकल रही है, भीम शंकर से निकल रही है। ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, हैं प्रमुख नदियां याद करना कोई बहुत बड़ा महाभारत कार्य थोड़ी है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो आप मुझे बताइए, नर्मदा तो हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरी तरह से अमरकंटक है, शिवजी पूरे अमरकंटक कर ही देते हैं। अमरकंटक MP के अंदर स्थित है, अमरकंटक प्लेट्यू से। इसके अलावा गोदावरी की बात करी थी। गोदावरी, गोदावरी नदी कहां से निकल रही थी बेटा? जल्दी से बताइएगा, है कमेंट में ही नहीं आ रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा है। त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर से निकल रही है। इसके अलावा एक नदी थी जिसका नाम था कृष्णा। कृष्णा नदी कहां से निकल रही थी बेटा? जल्दी से बताइए, कहां से निकल रही थी? फटाफट बोलिए। महाबलेश्वर से निकल रही थी। क्लियर है? गोदावरी नदी 6 राज्यों में से होकर के, मतलब 6 राज्यों में अपना बेसिन बना रही थी। कौन कौन सा था बेटा? महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, और महाराष्ट्र तो है ही है। कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये बता ही दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है? आंध्र प्रदेश, ठीक है? ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों कृष्णा 4 के अंदर गई। कौन कौन से थे? महाराष्ट्र, तेलंगाना,
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये लीजिए। क्लियर? तो ये 4 क्षेत्रों में से अपना बेसिन बना ली। तो मुझे बताइए कि इसमें से कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई? सब तो आपको आता है, आप बस घबरा जल्दी जाते हैं, इतना सा ही फर्क है। क्लियर? कल जो है हम यहां से आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। अरे लगता है याद, अगर भूल ना जाए तो कोई बात नहीं, हम है ना, किस चीज की इलाज, किस चीज का है, कल इलाज करा देंगे, पढ़ के आइएगा। मजा आ गया? चलो, बहुत ही अच्छी बात है। कुलदीप मेहता कह रहे हैं कि पेपर निकालने वाले आपका ही कंटेंट पेपर निकालते हैं। यार ऐसा तो नहीं हो सकता, वो बड़े लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम तो बालक हैं। जुमान जी लिख रहे हैं, एक प्रॉब्लम है सर, पॉसिबल हो तो यूपीपीसीएल जेई के लिए फॉर्म फी पे किया था, पेमेंट फेलियर हो गया नेट बैंकिंग के थ्रू, नेक्स्ट है। मैंने बैंक में कंप्लेंट कर दिया लेकिन वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, 1 मंथ हुआ जा रहा है, मैं हायर अथॉरिटीज पर कहां कंप्लेन करूं जिससे रिफंड मिल जाएगा? जुमान जी, कितना पेमेंट था ऐसा जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? मतलब मुझे इसका 1% भी आइडिया नहीं है। क्या लिख रहे हैं? विकास संधिया संधिया संधिया, सर आप महान हो, आपकी पादुका ग्वालियर भेज दो। बहुत सही। अरे भैया, इतना इतना ना खींचो यार। हाँ, गीता लिख रही है, सर आपके कारण मैप का डर सच में खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो जाएगा सर, चिंता ही ना करें। उद्देश्य निगम, सर आप ही पेपर बनाते हैं? नहीं बेटा, अपन एक्चुअली इतना गहराई में पढ़ लेते हैं, पेपर वहीं से तो आएगा ना। पेपर कहां से आएगा मुझे आप बताइए? इतना गहराई में पढ़ने के बाद फिर पेपर आएगा कहां से? ऋषभ, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कल सुबह आई है। हाँ दीपू, दिखते हैं बेटा मुझको। दीपक चौबे कह रहे हैं आप पतले हो गए। बेटा वो ऊपर की जैकेट उतार दी है ना, थोड़ा कपड़ा कम हुआ है, सर्दी गर्मी आ गई है। प्रमोद, सही है, पानी पीने के बाद स्माइल गजब हो जाती है ना हमारी, बहुत सही है। 5 बजे वाली पीडीएफ संदीप प्रजापति देते हैं ना गुरु। आरजे जिनेन्द्र, आप ही तो नहीं निकालते हैं पेपर। अरे भैया, इतना मत खींचो हमें, ठीक है, हम मेहनत अच्छी कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। शिवांग लिख रहे हैं, कॉपीराइट क्लेम कर दीजिए पेपर बनाने वालों पर। बेटा अपन वही सब चीजें पढ़ा रहे हैं जहां से पेपर आते हैं, यहीं से आते हैं। अब आप एकदम राइट चीज पढ़ रहे हैं, बस इतना सा काम करा कर दीजिए कि लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया करिए, है ना। थोड़ा सा ये मदद कर दीजिए कि और भी इस क्लास को देख पाए, लोगों से इसके बारे में चर्चा जरूर किया करें, है ना। हाँ जी, इसके अलावा जो भी साथी मेरे साथ पढ़ करके मेरे कोर्स प्लस कोर्सेज आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, तो प्लस कोर्सेज में अभी करंट अफेयर्स आ रहा है। मैं ये भी अश्योर कर दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं और पेड बैच में पढ़ा रहा हूं। ये भी अश्योर कर दूं कि उससे बाहर भी प्रीलिम्स में कुछ नहीं जाने वाला है। तो अपने पूरे अनुभवों से आधारित जो करंट अफेयर मैं लेके आ रहा हूं, प्रीलिम्स में उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। उसी कैटेगरी में अब इंडियन पॉलिटी का करंट अफेयर आ रहा है। क्लियर? तो चलिए, थैंक यू सो मच। तो मेरे प्लस कोर्स को एक्सेस करने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10 ज्वाइन कर लें, और ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इसे आप ज्वाइन कर लें यदि आप चाहें तो। इस पर पहुंच जाइए और पहुंच करके आप जो है इस क्लास की पीडीएफ वगैरह सब आपको यहां मिल जाएंगी, क्लास की नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं साथियों। रेफरल कोड अंकित 10 याद रखो, दोस्तों को बताते रहो और पढ़ते रहो। See you in the evening at 5 p.m.